बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग शुरू है सेशन की, ठीक है, और मैं स्क्रीन आपसे शेयर करने लगा। ये होपफुली स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपसे, ठीक है, हो गई। जी सर। अच्छा, अब कल हम लोगों ने जो कल तक जो चीज़ें पढ़ी, वो सबसे पहले हमने ये जाना कि एक पर्सन कौन है और उसकी कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं। हमें पता लगा ब्रॉडली उसकी 3 कैटेगरीज हैं, या वो इंडिविजुअल होगा, या वो कंपनी या एओपी होगी, और या वो कोई गवर्नमेंट होगी, फेडरल या फॉरेन। फिर इनको डिटेल के साथ पढ़ा। ये पढ़ने के बाद कि वो कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, जब हम ये डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर हम ये डिटरमिन करते हैं कि वो या रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। कब वो रेजिडेंट होगा, कब वो नॉन रेजिडेंट होगा, इसको भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। तो हमने एक चीज जान ली कि एक पर्सन जब वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तो उसका एक टैक्स ईयर के लिए हमने टैक्स कैलकुलेट करना उसकी टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है। एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पर्सन का हमने एक टैक्स ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है, किस चीज पर, टैक्सेबल इनकम पर, ठीक है। सो हमें फिर पता लगाना था कि भाई टैक्स ईयर क्या होता है, वो भी हमने कल पढ़ लिया कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, ये भी हमने सारा पढ़ लिया कल। अब हम बात करेंगे कि टैक्सेबल इनकम क्या है, क्योंकि जब हमने ये डिटरमिन कर लिया कि वो जो शख्स है, वो पर्सन, उसकी कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इंडिविजुअल था, रेजिडेंट था, 2020 के लिए उसका टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी 30/6/2020 के लिए नॉर्मल टैक्स ईयर है उसका, ठीक है। अब उसकी सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, उस पे टैक्स रेट लगाएंगे, तो उसका टैक्स पे, और उसमें से क्रेडिट्स निकाल देंगे, जो टैक्स क्रेडिट उसको मिलने हैं, तो उसका टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकल आएगा। सो यहाँ तक ये पूरा टैक्स इसके अंदर घूमता है। सारे टैक्स को आप अगर मतलब कंबाइन करें तो ये है। अब ये जो टैक्सेबल इनकम है, ये क्या है? ये अगर आप जाएंगे सेक्शन 2 में, तो वो आपसे कहेगा जाके सेक्शन 9 देखें कि टैक्सेबल इनकम से मुराद क्या है, वो सेक्शन 9 में डिफाइंड है। अगर आप देखना चाहें तो मैं पहले आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। जो ये एन आ गया, और और टैक्सेबल इनकम 64, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 64, टैक्सेबल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 9। तो मैं पहले ही आपको सेक्शन 9 पे ले आया था कि सेक्शन 9 को पढ़ेंगे कि सेक्शन 9 क्या कहता है, टैक्सेबल इनकम क्या है। जरा बड़ा कर लूं, अब बेहतर है आप लोगों के लिए, ये नजर आ रहा है ना आपको? तू भी जो मानो यार, आवाज दिया करो ना, ताकि मैं भी समझूं कि जी आप, जी सर, सर। नजर आ जी रहा है। सर। ठीक है। हाँ, अच्छा, टैक्सेबल इनकम को वो कहता है द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। देखिए बात फिर वहीं पे आ रही है, टैक्सेबल इनकम है, पर्सन की है, टैक्स ईयर के लिए है। शैल बी द टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10। वो कह रहा है कि जी टोटल इनकम होगी उसकी, कौन सी, जो क्लास ए ऑफ सेक्शन 10 में डिफाइन हुई है, ठीक है। फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बट नॉट बिलो जीरो। अब उसमें अगर कोई क्रेडिट्स वगैरह देने के बाद वो अगर नीचे हो जाती है, लेकिन जीरो से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी इनकम जो है वो जीरो से नीचे नहीं हो सकती, बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर, ठीक है। चैप्टर 9 में जो अलाउंसेस डिडक्टेबल दिए हुए हैं वो। सो उसके कहने का मकसद ये है कि टैक्सेबल इनकम किसी भी शख्स की एक टैक्स ईयर के लिए उसकी टोटल इनकम है, जो कि डिफाइन हुई है या दी हुई है सेक्शन 10 की क्लास ए में, एज रिड्यूस्ड बाय अलाउंसेस गिवन अंडर पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर बट नॉट बिलो जीरो, ठीक है। जीरो से नीचे नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर अलाउंसेस निकाल के उसकी माइनस में चली जाती है, तो वो फिर जीरो से नीचे चली गई, तो जीरो से नीचे नहीं होनी चाहिए, उस सूरत में इनकम को हम जीरो ही कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई?
कि किसी भी टैक्स ईयर के लिए किसी भी पर्सन की इनकम है, उसकी टोटल इनकम, और वो इनकम कौन सी है जो 10 की क्लास ए, सेक्शन 10 की क्लास ए में डिफाइन हुई है। अभी हम वहां जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, अब सेक्शन 10 में आते हैं। सेक्शन 10 की क्लास ए कहती है द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, क्या है, द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर। एक शख्स की तमाम हेड से जो इनकम है उसको अगर इकट्ठा कर लें तो वो उसकी क्या कहलाएगी, टोटल इनकम। सो अगर एक थोड़ा सा हम काम करें, मैं यहाँ पे एक नई फाइल खोलता हूँ, आपको चीज और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। अब यहाँ से मैंने ये डेफिनेशन पकड़ी और इसको मैं ले गया यहाँ। ठीक है, अब इसने यहाँ लिखा है अंडर क्लास 10A। मैंने यहाँ से क्लास 10A पकड़ी और मैंने ये इसकी जगह डाल दी, क्योंकि ये कह रहा था क्लास 10A वाली डालनी है आपने। ठीक है, अब अगर हम इसको पढ़ें तो ये हो गया द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स। अब ये समझ लें, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ द इनकम फॉर द ईयर, बस। ठीक है, एज रिड्यूस बट नॉट बिलो जीरो, उसे रिड्यूस कर देना है बट नॉट बिलो जीरो। इन चीजों से रिड्यूस कर सकते हैं जो अलाउंसेस पार्ट ये 9 में दिए हुए हैं ऑफ दिस चैप्टर। तो ये अगर आप देखें तो ये चीज है। अच्छा, इसका सेक्शन का बी पार्ट ये कहता है द पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल है और वो इनकम भी शामिल है जो तमाम हेड्स ऑफ इनकम में दी हो। अब हेड्स ऑफ इनकम हैं कौन से, वो हमें कहाँ से पता लगेगा, वो हमें कहाँ से पता लगेगा। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप ये देखें, नीचे ही सेक्शन 11 में हेड्स ऑफ इनकम डिफाइन हुए हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग हेड्स। अब उन्होंने टैक्स को, इतने बड़े टैक्स को उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो कौन से हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूं कि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन ये स्पेसिफिक वो हैं सोर्सेज, और इनके अलावा अगर कोई भी सोर्स हो सबका सब उठा के हमने अदर सोर्सेज में डाल देना। ठीक है, सो बुनियादी तौर पे उसने 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया, एक सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन, और इनके अलावा जो कुछ भी बचा उसने उठा के कहाँ कहाँ डाल दिया है, अदर सोर्सेज में। अब वो ये कहता है आगे, अगर आप आगे आए, वो कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। अब ये सबसर्विएंट प्रोविजन है, यानी ऑर्डिनेंस के अदर प्रोविजंस को सामने रखकर, द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर द हेड ऑफ इनकम for a tax year shall be the total of the amounts derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head, as reduced by the total deductions if any allowed under this ordinance to the person for a tax year under that head। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी सैलरी जो है, अगर सैलरी है या प्रॉपर्टी है या बिजनेस है या कैपिटल गेन है, आपने करना क्या है कि टोटल इनकम लेनी है, और अगर इस ऑर्डिनेंस में उसके अगेंस्ट कोई भी आपको डिडक्शंस अलाउ हुई हुई हैं, किसी भी किस्म की डिडक्शंस अलाउ हुई हैं, वो टोटल डिडक्शंस उसमें से निकाल देनी है, और जो अमाउंट बाकी बचेगी वो उस शख्स की उस हेड के तहत इनकम होगी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ठीक हो गया, क्या करना है हमने, क्यों भी जवानो, क्या करना है हमने, यहाँ पे मैं आपको इस तरह बताऊंगा तो ज्यादा आसानी होगी। फर्ज कीजिए हम इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी रिसीव, इसमें से हम निकालेंगे डिडक्शंस अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, और ये आ गई टैक्सेबल सैलरी। फर्ज करो ये सैलरी थी 10 लाख रुपए की, इसमें 2 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउड हुई थी, तो 8 लाख रुपए आपकी सैलरी। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। नो सर। ये इसी तरह निकालना है। अब होगा क्या कि ये जो डिडक्शंस अलाउड है ना, इसकी बहुत सारी किस्में होंगी, तो ये मैंने अभी टोटल लिख दिया है, तो वो फिर हमने एक एक किस्म देख के, ये वाली किस्म, ये वाली किस्म, इसी तरह जो सैलरी रिसीव्ड है, ये सैलरी रिसीव्ड खाली सैलरी नहीं होगी, इसमें परक्विजिट्स भी होते हैं, अलाउंसेस भी होते हैं। तो वो सैलरी जो है वो 3 हिस्सों में होती है। एक होती है मेजर, जो आपकी वेजेस वगैरह कहलाती हैं या बोनस कहलाते हैं, सैलरी वेजेस बोनस ये होती है। दूसरी होती है परक्विजिट्स, और तीसरे होते हैं अलाउंसेस। ठीक है ना। परक्विजिट्स में क्या है, आपको जैसे उन्होंने कंपनीज मेंटेन कार दी भी हो, ठीक है, और अलाउंसेस क्या है, जैसे आपको वो मेडिकल अलाउंस वगैरह दे रहे हैं। सो वो सारी चीजें जो हैं वो आपने क्या करनी है, सैलरी के अंदर ऐड करनी है एज पर दी इंस्ट्रक्शंस गिवन अंडर दिस, या एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। फिर उसमें से तमाम अलाउएबल डिडक्शंस निकाल देनी है, तो आपके पास टैक्सेबल सैलरी निकल आएगी। अब अगर फर्ज कीजिए एक बंदे की है ही सिर्फ सैलरी इनकम, तो फिर क्या होगा कि उसकी सिर्फ सैलरी को 8 लाख रुपए को हम टैक्स लगा देंगे, जो भी रेट दिया होगा उसके मुताबिक, और वो उसकी लाइबिलिटी, अगर कोई और डिडक्शन उसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है तो वही उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर उसने कोई टैक्स वगैरह कटवाया हुआ है पहले, तो वो उसमें से लेस हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं? यस सर। ओके फाइन। जिस तरह हमने ये सैलरी निकाली है ना, इसी तरह बाकी सारी भी हैं कि वो इनकम रिसीव्ड होगी या रिसीवेबल, उसमें से आपने डिडक्शन निकाल देनी है, और बाकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपने उसको रेट लगाना है। अब फर्ज कीजिए इसी तरह किसी की सैलरी इनकम थी, कैपिटल गेन भी था, बिजनेस इनकम भी थी, ब्ला 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 ब्ला, उसने सारे वो ए बी सी करके, ये इस तरह छोटे छोटे करके उसने ए बी सी करके वो निकालने हैं, और फिर हमने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है, तो वो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ओके। अब जनाब आ जाते हैं कि इसके अगले हिस्से में। एक तो वो डिडक्शन वाला हो गया, तीसरा इसका सब सेक्शन है, वो कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अगेन अ सबसर्विएंट प्रोविजन है, where the total deduction allowed under this ordinance to a person for a tax year under the head of income exceeds the total amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to the excess। अगर ऐसे हो कभी कि ये जो अमाउंट है, ये वाली कौन सी अमाउंट, ये वाली अमाउंट, अब एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस इनकम भी कर लें, यहाँ पे फर्ज कीजिए इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अब इनकम, ठीक है, ग्रॉस इनकम इसकी ये थी, ये डिडक्शन अलाउड थी। फर्ज कीजिए ये डिडक्शन इतनी ज्यादा मिली इसको कि ये 12 लाख की बनी, तो अब नीचे क्या आ गया, लॉस, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना, इनकम स्लैश लॉस। ठीक है, अब ये लॉस आ गया, तो वो ये कह रहा है कि अगर कभी ऐसे हो कि किसी हेड में जो डिडक्शंस अलाउड हैं वो इतनी ज्यादा हो जाएं कि
कि उसकी वजह से फिगर नेगेटिव हो जाए तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो कहेंगे कि उसको लॉस हुआ है अंडर दैट हेड। ठीक है, ये सिर्फ इतनी सी बात लिखी है और इतने मुश्किल अल्फाज में जो लिखी है वो सिर्फ यही है कि अगर टोटल डिडक्शंस अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम exceeds the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equivalent to the excess amount। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि लॉस होगा उसको। अच्छा, अब वो लॉस का करेंगे क्या? अ लॉस फॉर अ हेड of the income for a tax year shall be dealt with in accordance with the part 8 of this chapter। ठीक है, लॉस को आपने पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर के मुताबिक लेकर चलना है। ठीक है, किस तरह चलना है? पार्ट 8 के मुताबिक लेकर चलना है। ठीक है, तो अब वो उसमें कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस का कंसेप्ट है कि कब लॉस को एडजस्ट करना है, कब कैरी फॉरवर्ड करना है, कब वो एक्सपायर होगा, कब एक्सपायर नहीं होगा, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो हम जब आएंगे बाद में पढ़ें। अच्छा, पांचवा सब सेक्शन क्या कहता है? द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन under the head of income shall be computed by taking into account amounts that are Pakistani source of income and the amounts that are foreign source of income। अब एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया था पर्सन जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से या रेजिडेंट होगा या क्या होगा भाई? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट तो मैं बता रहा हूँ, एक पर्सन क्या रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट होगा सर। नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सो अब वो कहता है कि रेजिडेंट पर्सन के लिए आपने क्या करना है कि उसकी ग्लोबल सोर्स ऑफ इनकम लेनी है। अब ग्लोबल सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम भी लेनी है और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी लेनी है। यानी उसने पाकिस्तान से क्या कमाया, पूरी दुनिया से क्या कमाया, वो सारी इनकम लेके आपने उसकी टैक्स कर देनी। ठीक है, रेजिडेंट पर्सन। और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। सो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स टैक्स करनी है, उसकी ग्लोबल सोर्स टैक्स नहीं करना, उसका सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स टैक्स करना है। और जो रेजिडेंट पर्सन है उसका ग्लोबल सोर्स टैक्स करना है, यानी उसका पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स दोनों टैक्स करने हैं। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम अब तैयार हैं कि हम सैलरी की टैक्सेशन सीखें या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन सीखें। तो अगर आप तैयार हैं तो बताएं मुझे। क्यों भाई? काम लंबा लग रहा है सर। हाँ, ये तो है, ये तो है, काम तो है लंबा। ये मतलब आप सोचें ना कि अगर 1,500-2 हजार सफ़ों का वो है, लेकिन मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि ये आपको अगर इफ आई कैन मतलब पुट दैट थिंग इन 1 पेजर, तो आपको मैं ये भी ऐसे ही करवा दूंगा कि ये 1 पेजर की तरह आपने मोटी मोटी चीज सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सीखेंगे, फिर कैपिटल गेन, सैलरी और अदर सोर्सेज, और फिर सबसे एंड में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो ये सारी अभी सीखनी है या इनमें से कोई एक सीखनी है? यार देखेंगे हमें टाइम कितना मिलता है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल 6 या 8 जून को आपका सेशन खत्म हो रहा है तो हमारे पास हार्डली 4 या 5 पीरियड्स और हैं। नो सर, इसके बाद हमारे 2 पीरियड रह गए सिर्फ। 2 पीरियड रह गए हैं? जी यस सर, सर, 30 क्लास हो जाएंगी, इसके बाद एक क्लास और है 32nd, मतलब 32 क्लास में हमारा फाइनल होगा। चलो 2 अगर रह गई हैं तो 2 पीरियड्स में तो टैक्स खत्म नहीं ना होता, वो सेल्स टैक्स हमने कर लिया। तो अब ये है कि हम मोटी मोटी चीजें पढ़ लेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे हम, फिर प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, बस आपने एक चीज जहन में रखनी है, वो ये है कि जो भी इनकम होगी, जो इनकम आपने अर्न किया, रिसीव्ड या रिसीवेबल, वो ऊपर आ जाएगी, उसकी डिडक्शन नीचे आ जाएंगी, और जो नेट बचेगा वो या इनकम होगा या लॉस होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज क्लियर होनी चाहिए।
और जिस तरह मैंने ये कहा आपसे कि अगर एक शख्स है उसके पास ये 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो ये टैक्स लगते हुए दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो, लेकिन एक बात याद रखें कि ये लॉसेस एडजस्ट नहीं होते, वो हम बाद में बात करेंगे कि बिजनेस जो सैलरी इनकम है वो लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। सो लेकिन अभी फिलहाल अगर फर्ज कर देंगे 2 लाख रुपया ये था, तो अब 8 लाख रुपया है, तो इसकी अगर इनकम हमने टैक्स करनी है तो A प्लस B, ये इसकी टोटल इनकम क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, इस पे हम रेट लगा देंगे तो टैक्स आ जाएगा। बात समझ लगी या नहीं लगी? समझ आ गया सर। चलो गुड। अब हम आते हैं सबसे पहले कि मैंने आपको बताया मोटे मोटे, सैलरी इनकम को हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ये अगर आप देखें तो पार्ट 2 में हेड ऑफ इनकम सैलरी, ये सेक्शन 12 है, 13 सेक्शन और 14 सेक्शन वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स 13 है, और इसी तरह ये 14 है एम्प्लॉइज शेयर स्कीम, और 15 जो है वो प्रॉपर्टी, मेरा ख्याल आ जाएगा। तो ये सैलरी इनकम सिर्फ 12 से लेकर और 14 तक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इधर कि सैलरी है क्या। सैलरी मैंने आपको बताया कि सैलरी जो है वो 3-4 चीजें मिलके बनती है। जो 3 चीजें बुनियादी हैं उसमें एक चीज है आपकी पे, वेजेस, रेमुनरेशन जो आपको मिलती है, ग्रेचुटी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। दूसरी चीज है परक्विजिट्स, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो। तीसरी चीज है अलाउंसेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भी चीजें हैं लेकिन हम उसमें वो कम हो बेश ऊपर नीचे एक ही जैसी चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 3 मोटी चीजें हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि सैलरी मींस, ये देख, एनी सैलरी रिसीव्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे ये क्या है, रिसीव्ड। तो सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल है, रिसीवेबल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं है। नजर आ रही है आपको, ये रिसीव्ड है। एनी सैलरी, अगर ये रिसीव्ड एंड और रिसीवेबल लिखता तो फिर वो रिसीवेबल बीच में आ जाता, या खाली रिसीवेबल लिखता तो भी आ जाता। Any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary. जो भी सैलरी एक बंदे ने रिसीव की सिवाय उसके के जो एग्जेम्प्ट थी, यानी एग्जेम्प्ट को नहीं लेना, जो भी सैलरी एक बंदे ने एक साल में रिसीव की है वो उस साल में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी का है क्या, सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड by an employee from an employment whether of revenue or capital nature including। अब ये inclusive as well as exclusive as well as inclusive definition है। सैलरी का मतलब है कोई भी अमाउंट जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के जरिए आपको मिली हो। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है तो दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक कमीशन हो सकती है। आपने मुझे कहा कि इजाज साहब अगर आप ये चीजें बेचेंगे तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, तो मैंने वो चीजें बेच दी। अब आपका मेरा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप मुझे एज एन एम्प्लॉय हायर करते हैं और कहते हैं इजाज साहब अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये महाना भी दूंगा, साथ आपको 2,000 रुपये कमीशन भी दूंगा। तो इन दैट केस वो कमीशन और वो जो अमाउंट है वो चूंकि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बन चुका हुआ है, वो सैलरी ट्रीट होगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब इसकी कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सैलरी सैलरी है। अच्छा, अब सैलरी में है क्या, इंक्लूडिंग क्या है, पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेचुटी, हेजार्डियस वर्क जो कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट जो आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं,
सैलरी में शामिल है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट, एनी अमाउंट ऑफ अलाउंस, मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, सब्सिस्टेंस अलाउंस है, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल। लेकिन जो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट की ड्यूटी के लिए किए होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल वो ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जा रहा है और उसको उन्होंने कोई ट्रैवल अलाउंस दिया है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए है, वो उसको इनकम नहीं हुई। उसने ऑफिशियल काम के लिए जाना था, वो ऑफिशियल काम के लिए गया है, लेकिन अगर उसको पर्सनल यूज के लिए वो दिया है तो फिर टैक्सेबल होगा। ठीक हो गया, ये अलाउंस हो गए। And any amount, the amount of any expenditure incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer other than expenditure incurred on behalf of performance of his duties। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल कैसे ले लें, अब इसमें और ये जो आपका जैसे यहाँ पे ये था रेंट, फर्ज कीजिए एक एम्प्लॉई है, वो घर किराए पे लेता है और उसका घर का किराया जो है वो कंपनी देती है, तो इन दैट केस उसको हम कहेंगे कि ये इसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हाउस रेंट। हाँ, लेकिन अगर उसके बजाय ये हो जाए कि किराया एम्प्लॉई ने दिया लेकिन बाद में कंपनी ने उसको रीइंबर्स कर दिया, तो वो फिर क्या होगा, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में डी में फॉल कर गया। ठीक है, इन दैट केस चाहे वो रीइंबर्स हो गया नहीं हो गया, उस रीइंबर्समेंट को आपने परक्विजिट ही ट्रीट करना है, वो आपका जमा होगा उसी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है एनी अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन। अब जैसे वो समटाइम होता है ना कि आप इतने टैलेंटेड एम्प्लॉई हैं, कुछ आपको पता है आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको साइनिंग बोनस देते हैं। ठीक है ना, जैसे लंदन स्कूल, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, हार्वर्ड है, यहाँ से जो लोग निकलते हैं उनको साइनिंग बोनस मिलते हैं। सो एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ, तो वो भी आपका सैलरी में शामिल होगा। अब उसमें जो है वो समटाइम ऐसे होता है, कोई एक नया एम्प्लॉय आपसे कहे कि यार फलानी जगह से, नया एम्प्लॉयर कहे कि फलानी जगह से छोड़ाओ मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तो वो भी सैलरी में शामिल होगा। या अगर फॉर एग्जांपल गोल्डन हैंडशेक वगैरह, आपको याद है बैंकों ने लिए थे गोल्डन हैंडशेक, बैंकों के एम्प्लॉइज को दिए गए थे, जी सर। वो भी उसमें वो शामिल होगा। अच्छा, अब एक चीज और भी है, आपका प्रोविडेंट फंड है या आपका ग्रेचुटी फंड है, उसमें पैसे रखे हुए हैं, आपके नाम पे पैसे डल रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन भी जा रही है, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी सैलरी में शामिल होगा अगर वो एक खास लिमिट से बढ़ जाए तो। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? सर क्या चीजें नहीं होती फिर? यार जो भी चीज मिलती है ना, जिस किस्म का भी बेनिफिट मिलता है वो सब टैक्सेबल है, अनलेस के वो एग्जाम, तो वो कहते हैं ना एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ए सैलरी इनकम अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज। हाँ, श्योर सर। तो as a consideration for an employee's agreement to restrictive covenant in respect of any past, present or prospective employment, मतलब अगर उसको कोई, आपने कहा यार तुमने मेरे कंपटीशन में ये काम नहीं करना, इसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, वो भी सैलरी है। पेंशन, एनुटी और एनी सप्लीमेंट टू ए पेंशन और एनुटी, तो वो अगर कोई पेंशन वगैरह बाद में मिलती है वो भी उसमें शामिल है। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 जो है वो अभी हम नीचे आके पढ़ेंगे, शेयर स्कीम क्या होती है एम्प्लॉइज की, तो वो भी अगर कोई मिलती है वो भी सैलरी है। अब ये बात मोटी मोटी ये बात याद रख लें, एम्प्लॉयर कोई भी खर्चा एम्प्लॉय का अगर बर्दाश्त करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका ये परक्विजिट ट्रीट हो जाएगा और टैक्सेबल होगा एज ए सैलरी। अच्छा, वो ये कहता है कि no deduction shall be allowed for any, ये अच्छा पहले तीसरा, where an employer agrees to pay the tax chargeable, हाँ ये टैक्स का भी है, इसका ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट होता है। अगर एक एम्प्लॉयर ये एग्री कर ले
कि एम्प्लॉय का टैक्स भी वो देगा, तो वो टैक्स भी उसका जो है ना वो बेनिफिट ट्रीट हो जाएगा और वो सैलरी में ऐड होगा, और यहाँ तक ऐड होता रहेगा कि उस पर जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो टैक्स उस टैक्स के बराबर आ जाए कि जितना टैक्स उसे देना चाहिए। इसे ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब हम टेक्निकली इसे करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, no deductions shall be allowed for any expenditure incurred by an employee in deriving amounts chargeable to tax under the head salary। कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी किस्म के एक्सपेंडिचर की एम्प्लॉय ने जो इनकर किया हो। ठीक है। For the purpose of this ordinance, an amount or perquisite shall be treated as received by the employee from an employment regardless whether the amount or perquisite is paid or provided। अब उसमें उसने कहा है कि कब वो उसको ट्रीट होगा कि उसको वो मिला है परक्विजिट, by the employee's employer, an associate of the employee, or a third party under an arrangement with the employer or an associate of the employer। मतलब फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा, आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को एम्प्लॉयर भी नहीं दे रहा बल्कि एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट या थर्ड पर्सन दे रहा है तब भी। ठीक है। मसलन मेरे बिहाफ पे एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक ने अपने किसी भाई को कह दिया यार एजाज के बिहाफ पे हाउस रेंट पे कर देना। मैं कहता हूँ जी मुझे ना पे करें, वो जो तीसरा बंदा जिसका मकान है उसको डायरेक्टली पे कर दें आप। तो अब लोकेट नहीं हो सकती चीज कि किसने मेरे बिहाफ पे रेंट पे किया लेकिन रेंट पे हो रहा है, तो उस सूरत में भी वो रिसीव कंसीडर होगा परक्विजिट बाय अ पास्ट एम्प्लॉयर और अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। पास्ट एम्प्लॉयर या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ने दिया हो to the employee or to an associate of the employee or to a third party। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। यानी एम्प्लॉयर उसका एसोसिएट या थर्ड पार्टी, एम्प्लॉय उसके एसोसिएट या थर्ड पार्टी को दे तो वो कंसीडर होगा कि दे दिया। अच्छा, अब सम टाइम ऐसे होता है कि आपने जो है an employee who has received an amount referred to in sub class 3 of class E of subsection 2 in a tax year may by notice in writing to the commissioner elect the amount to be taxed at the rate। सम टाइम होता है आपके बोनस थे इकट्ठे होते रहे, 3 साल बाद आपको 3 साल के बोनस मिले या आपकी इंक्रीमेंट पिछले 3 साल से लग गई, तो वो जो आपको एरियर्स मिलेंगे वो कैसे टैक्स करवाने हैं उसका फार्मूला ये दिया हुआ। ठीक है, कि आप पिछले 3 साल के रेट पे टैक्स करवा लें या किस तरह टैक्स करवाएंगे वो सारा ये दिया होगा। टोटल टैक्स पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉय ऑन द एम्प्लॉयज टोटल इनकम फॉर 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, और बी इज द एम्प्लॉयज टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। ये उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, एवरेज रेट निकल आएगा। यानी आपने 3 साल में जो टैक्स दिया 1 + 2 + 3, 3 इयर्स का टैक्स वो ए हो गया और 3 इयर्स की इनकम जो है वो बी हो गई। तो जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा 3 साल का उस पे आप उसे टैक्स करवा सकते। ठीक हो गया, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इलेक्शन क्या आपने इलेक्शन अंडर सब सेक्शन 6 और 7 शैल बी मेड बाय ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। अब ये जो आपने सेलेक्ट करना है कि जी आपने जिस साल आपको मिला उस साल के रेट पे टैक्स करवाना है या पिछले 3 साल के एवरेज रेट पे टैक्स करवाना है, ये आपने रिटर्न के साथ अपनी ऑप्शन कमिश्नर को देनी है। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है आपके लिए। नहीं कुछ नहीं जी सर। सर काफी है। सो अब आपको बात समझ आई। सैलरी जो है उसमें परक्विजिट्स भी शामिल है। अच्छा, अब आपने कल ना ये खुद पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट पीरियड में ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कैसे होनी है, किस तरह होनी है, ये आपने पढ़ना है, कैसे कैसे परक्विजिट्स मिलते हैं। ये 13 और 14 मैं आपसे कल, ये जब नेक्स्ट पीरियड होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आपने पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं और अटेंडेंस में पहले मैं देखूं आप में से 16 बंदे हाजिर हैं। गैर हाजिर कौन सा? अभी 15 बंदे हाजिर हैं, 3 बंदे कौन से गैर हाजिर हैं मुझे ये बता दो। क्यों भी जवानों,
ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूंगा, मैंने आपका वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। राइट सर। तो अब फिर नेक्स्ट पीरियड तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। लास्ट सेक्शन लाभ सर। सर। हाँ चलो। सेक्शन जी 30 सर। हाँ सर सेक्शन आपकी 30 वैसे हाँ बोले। एक आधी क्लास रह गई है तो वो उसमें कोई रिवीजन सेशन अच्छा सा करवा दे। रिवीजन के लिए हम कोई एक और मेकअप एडिशनल क्लास कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी वो मैं क्लासेस ही खत्म हो जाएंगी, फिर फाइनल वाली भी एज अ क्लास ट्रीट होती है ना, मतलब कि 32 मैक्सिमम होती है। वो ठीक है यार, वो हम आउट ऑफ दैट कर लेंगे, कोई हम पे पाबंदी तो नहीं है कि अगर हाँ आप हाँ मुझसे ठीक कोई है सर। रिवीजन नहीं नहीं लेनी ये तो चाहो, बिल्कुल ठीक है ना। आप 100 दफा मेरे पास आओ, आप मुझे बता देना, हम एक रिवीजन की क्लास कर लेंगे, ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है। चलो ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।